नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बनर्जी। आज की कहानी डाउन साउथ तमिलनाडु से है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से। तारीख है 21 मार्च 2023, यानी इसी साल की ये बात है। इंग्लिश में बोलें तो 21 मार्च 2023। चेन्नई की रहने वाली एक एडवोकेट जो मैड्रास हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, वो एक पुलिस स्टेशन में पहुंचती है। पुलिस स्टेशन का नाम है पझावन थंगल। तो इसी पझावन थंगल पुलिस स्टेशन में एडवोकेट पी जयाकृपा जाती हैं और जाने के बाद वो पुलिस स्टेशन में अपने भाई की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती हैं, रिपोर्ट ऑफ डिसअपियरेंस। पी जयाकृपा ये बताती हैं कि उनका भाई, जिसका नाम एम जयनाथन है और उम्र है 29 साल, वो चेन्नई से ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया है। पुलिस पूछती है कि हमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट आप बताएं कि कैसे आपका भाई गायब हुआ, तहरीर में लिख कर दें। तो सिंस वो खुद भी एडवोकेट हैं तो उन्हें इन सारी बातों का पता होता है। वो अपनी तहरीर में जो कंप्लेंट होती है उसमें वो लिख कर बताती हैं कि मेरा भाई एक प्राइवेट एयरलाइंस के साथ काम करता है और चेन्नई एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ के तौर पर पोस्टेड है। वो प्राइवेट एयरलाइंस है थाई एयरवेज। चेन्नई में ही रहता है और अपने चेन्नई वाले एकोमोडेशन से, अपने चेन्नई वाले घर से वो एयरपोर्ट तक रोज़ ही कम्यूट करता है और फिर वापस आता है। 18 मार्च को उनके भाई एम जयनाथन ने उन्हें आखिरी बार फ़ोन किया था और फ़ोन करके ये बताया था कि वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर अपने गांव जा रहा है। अपने गांव मतलब ऑब्वियसली भाई बहन जब हैं तो जो गांव उसके भाई का है वही गांव इन एडवोकेट मोहतरमा का भी है, यानी पी जयाकृपा का। और वो गांव जो है वो चेन्नई से दूर विल्लुपुरम में है। तो 18 मार्च को एम जयनाथन अपनी बहन को ये बताकर कि वो विल्लुपुरम जा रहा है, अपने घर से रवाना हो जाता है। लेकिन इसके बाद वो विल्लुपुरम नहीं पहुंचता। उधर घर वाले जयनाथन का इंतज़ार करते रहते हैं और जब वो विल्लुपुरम नहीं पहुंचता है तो फिर घर के लोग अपनी बेटी से पहले तो जयनाथन से ही बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इत्तेफाक से उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आता है। तो वो लोग फिर चेन्नई में फ़ोन करते हैं जयनाथन की बड़ी बहन को, जो एडवोकेट हैं जिन्होंने रिपोर्ट लिखाई है, जयाकृपा को, और ये बताते हैं कि तुम्हारा भाई तो अभी तक आया नहीं, वो हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो जयाकृपा भी परेशान होती है। फिर वो लगातार अपने भाई को कॉल करती रहती है, लेकिन इत्तेफाक से 18 मार्च को ही उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और उसके बाद लगातार फ़ोन स्विच ऑफ आता रहता है। इस तरह से भाई चेन्नई से निकलता है विल्लुपुरम के लिए, लेकिन ना तो वो घर पहुंचता है और ना ही उसका कोई पता ठिकाना सामने आता है और उसका मोबाइल फ़ोन रहस्यमयी तरीके से स्विच ऑफ हो जाता है। तहरीर में वो एडवोकेट ये सारी बातें लिखकर पुलिस को देती है। पुलिस अब इस मामले की छानबीन शुरू करती है और पुलिस सबसे पहले घर वालों से ही पूछती है कि उसका किन के साथ उठना बैठना था, क्या वेयरअबाउट्स था, कहाँ जाता था, क्या करता था। तो जो बातें घर वाले पुलिस को बताते हैं उसके मुताबिक जयनाथन का ज़्यादा किसी से कोई लेना देना नहीं था और किसी से ऐसी कोई दुश्मनी या खुंदक जैसी बात भी नहीं थी कि कोई उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। अनमैरिड लड़का था, घर वालों ने यह भी जानकारी दी, और अपने काम से काम रखता था, यानी काम से मतलब रखता था। तो पुलिस के लिए ये मामला थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि अगर कोई रिलेशन ओरिएंटेड इशू होता, कोई दुश्मनी वाली बात होती, रुपए पैसों के लेन देन की कोई कहानी होती, तो शायद इस मामले की तफ्तीश उस दिशा में आगे बढ़ती। लेकिन यहाँ घर वालों ने अपने बेटे जयनाथन को लेकर जो भी बातें बताई, उसके बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी तकलीफ होने लगी, थोड़ी दिक्कत होने लगी। खैर, पुलिस ने यह तय किया कि वो एम जयनाथन, जो गुमशुदा शख्स है, उसके मोबाइल फ़ोन की जाँच करेगी और मोबाइल की कॉल डिटेल निकालेगी मोबाइल नंबर की, और ये पता करने की कोशिश करेगी कि उसकी किससे बात होती थी और वो लास्ट टाइम कहाँ गया था, विल्लुपुरम तक वो पहुँचा भी था या नहीं। इस इरादे से पुलिस ने सारा फोकस जो है वो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन या टेक्निकल सर्विलांस, जो भी आप कहें, उस पर कर दिया। पुलिस ने एम जयनाथन के मोबाइल की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई और उसका बहुत बारीकी से मुआयना किया। पुलिस ने यह देखा कि 18 मार्च को वो चेन्नई से ट्रैवल करके बाहर तो गया था, लेकिन वो विल्लुपुरम जाने की जगह चेन्नई से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर एक और जगह पर पहुंचा, जिस जगह का नाम है पुद्दुकोट्टाई। अब ये बात अपने आप में बड़ी मिस्टीरियस थी कि भाई विल्लुपुरम जाने की बात कहकर जो है वो पुद्दुकोट्टाई चला गया।
पुलिस ने जब घर वालों को ये जानकारी दी और बताया कि उसके मोबाइल नंबर की लोकेशन जो है वो लास्ट लोकेशन पुदुकोटाई में पाई गई है, तो घर वाले भी बहुत हैरान हुए। उन्हें लगा कि भाई उनके भाई का पुदुकोटाई में क्या काम है। तो कुल मिलाकर घर वालों से बातचीत करके भी पुलिस को फिर से इस मामले में कोई वे आउट नहीं मिल सका। उधर पुदुकोटाई में जब जयनाथन के मोबाइल फ़ोन की लास्ट लोकेशन मिली तो पुलिस ने उसी जगह पर इस मामले की तफ्तीश को जो है वो सेंट्रलाइज्ड कर दिया, केंद्रित कर दिया, फोकस्ड कर दिया। पुदुकोटाई अपने आप में ऑब्वियसली एक पॉपुलेटेड एरिया है, तो इतनी बड़ी जगह से किसी एक नंबर को लोकेट करना और उस नंबर के सहारे किसी आदमी तक पहुंचना जिससे वो मिलने गया था, ये सब अपने आप में बहुत टफ टास्क था। तो खैर पुलिस के पास सीडीआर तो था ही। पुलिस ने उस सीडीआर को और माइन्यूटली चेक किया और देखा तो पुलिस ने ये नोटिस किया कि आखिरी बार एम जयनाथन की एक नंबर पर बात हुई थी और वो नंबर जो है वो पुदुकोटाई में ही लोकेटेड है। यानी पुदुकोटाई में कोई ऐसा ज़रूर था जो एम जयनाथन को जानता था और जयनाथन से उसकी बात होती थी, तभी जयनाथन पुदुकोटाई में उससे मिलने के लिए गया था। अब पुलिस ने उस पर्टिकुलर नंबर की डिटेल निकाली तो पता चला कि वो नंबर एक महिला का है। पुलिस ने अब ये तय किया कि वो पुदुकोटाई जाकर इस महिला को ट्रेस करेगी और उससे पूछताछ करेगी। चेन्नई की पुलिस पुदुकोटाई पहुंची और उस महिला तक भी पहुंची जिस महिला के साथ जयनाथन की आखिरी बार बातचीत हुई थी। महिला पुलिस के सामने थी, पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। पूछताछ करते हुए महिला ने पहले तो जयनाथन को जानने की बात से ही इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने उसे सीडीआर दिखाया और ये बताया कि भाई ये सबूत है कि तुम्हारी जयनाथन से बात होती है, तो झूठ बोलने का फ़ायदा नहीं है, सच सच बताओ कि जयनाथन कहाँ है और तुम उसे कैसे जानती हो। तो फिर उसने जब अपना मुंह खोला तो एक अजीब और नई कहानी सामने आई। बेसिकली वो जो महिला थी वो एक सेक्स वर्कर थी, यानी जिस्म फरोशी के धंधे से जुड़ी हुई एक महिला थी और इस महिला के साथ एम जयनाथन की कोई नई नहीं बल्कि 2-3 साल पुरानी मुलाकात थी। साल 2020 में तमिलनाडु में ही एक और जगह है ताम्बरम, जहाँ पर ये घूमने के लिए गया था एम जयनाथन, और उसी ट्रिप के दौरान एक लॉज में इस महिला के साथ, इस सेक्स वर्कर के साथ जयनाथन की मुलाकात हुई थी। दे हैड स्पेंट टाइम, उन लोगों ने एक साथ अपना वक्त गुजारा था। लेकिन इसके बाद जयनाथन और उस महिला के बीच में बड़ी गहरी दोस्ती हो गई, प्रगाढ़ता हो गई रिश्ते में, और दोनों में कुछ इतनी ज़्यादा दोस्ती हुई कि जयनाथन ने इस बात की परवाह किए बगैर कि वो लड़की किस प्रोफेशन में है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने उस लड़की से शादी कर ली और शादी भी हुई उसी साल 2020 में। हालांकि इसके बारे में जयनाथन के घर वालों को कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए घर वाले पुलिस को ये बता भी रहे थे कि उनका बेटा जो है वो अनमैरिड है, किसी से कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है और कोई लेन देन का मसला नहीं है। तो घर वाले अपनी तरफ से तो सही बात बता रहे थे, लेकिन एक सीक्रेट रिलेशनशिप में वो जयनाथन था और वो इस महिला के साथ ऑलरेडी शादी कर चुका था। इतनी बात जो है उस महिला ने पुलिस को बताई। इसके आगे उस महिला ने बताया कि शादी हुई तो ज़रूर, लेकिन जनवरी 2021 में उसकी जयनाथन से हुई जो शादी थी वो टूट गई, क्योंकि उन दोनों के आइडियाज़ आपस में मैच नहीं कर रहे थे। और ये लड़की जिस तरह के प्रोफेशन में थी उसकी वजह से वो थोड़ा ज़्यादा ही आज़ाद ख्याल लड़की थी, और इस वजह से भी जयनाथन के साथ उसके डिफरेंसेस चल रहे थे, और फाइनली दोनों ने अलग होने का फैसला किया। लेकिन शादी जितनी खुफिया तरीके से हुई थी, दोनों का सेपरेशन भी उतने ही सीक्रेट तरीके से हुआ, और जयनाथन के घर में किसी को इसके बारे में कोई खबर नहीं थी कि उनका भाई पहले तो एक फ्लैश ट्रेड में इन्वॉल्व किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ मैरिटल रिलेशनशिप में गया और उसके बाद वहाँ डाइवोर्स हो गया, वो अलग हो गया। इसके बारे में घर वालों को कोई जानकारी नहीं थी। शादी टूट तो गई, लेकिन जब दोनों एक बार इतने करीब आ गए, शादी हुई, तो ऑब्वियसली फिर दोनों को एक दूसरे के तमाम सीक्रेट्स के बारे में भी पता चल गया, और प्यार में वशीभूत होकर ये जो लड़का है एम जयनाथन, इसने लाखों रुपए उस लड़की के ऊपर, उस महिला के ऊपर खर्च किए, कई सारे महंगे तोहफे और गिफ्ट्स उसको दिए। लेकिन जब सेपरेशन हुआ, जब अलगाव हुआ, तो अब जयनाथन के साथ उस लड़की का रुपए पैसों को लेकर कुछ ज़्यादा ही
नोक-झोंक होने लगी थी, कुछ ज़्यादा ही अनबन बढ़ गई थी। और इसी अनबन को निपटाने के इरादे से, या आप ये कहें कि इसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के इरादे से, उस लड़की ने, जो पुदुकोट्टाई की रहने वाली थी, उसने जयनाथन को अपने पास अपने घर बुलाया। जयनाथन जाने वाला था विल्लुपुरम के लिए छुट्टी लेकर निकला भी था, लेकिन इत्तेफाक से जब उसकी अपने ही एक्स वाइफ से बातचीत हो गई तो वो अपने एक्स वाइफ के बुलाने पर अपने सारे मसले सुलझाने के इरादे से, अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करने के इरादे से पुदुकोट्टाई पहुंच गया। लेकिन पुदुकोट्टाई में जयनाथन के साथ बहुत बुरा होने वाला था। हुआ ये कि उसकी पूर्व पत्नी के साथ जयनाथन का रुपए पैसों को लेकर काफ़ी तीखी लड़ाई हुई, नोकझोंक हुई, और उस महिला ने एक एक करके अपने 3 दोस्तों को या 3 जानकार लोगों को अपने घर पर बुला लिया। ये मनहूस तारीख थी 19 मार्च 2023 की, यानी 19 मार्च 2023। 18 मार्च को वो चेन्नई से चला था और 19 मार्च को वो पुदुकोट्टाई पहुंचा, जहां पर उसकी अपने एक्स वाइफ के साथ पहले लड़ाई हुई, और लड़ाई के बाद एक्स वाइफ ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर अपने घर में जयनाथन की हत्या कर दी। और ये सारी बात कोई और नहीं बल्कि खुद वो महिला अपनी ज़ुबान से, जब वो फंस गई, जब सबूत मिलने के बाद उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहा, तो उसने पुलिस के सामने ये पूरी कहानी सुनाई। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन इसके बाद जो उसने कहानी सुनाई वो बड़ी ही चौंकाने वाली और बहुत अजीब थी। उसकी वजह यह है कि पुलिस जब इस मामले की जांच कर रही थी तो जांच करते करते कई दिनों का वक्त गुजर चुका था, कम से कम 15 से 20 दिनों का वक्त तो पार हो ही चुका था। अब सवाल ये था कि अगर इस महिला ने और उसके दोस्तों ने मिलकर जयनाथन की हत्या कर दी है तो जयनाथन की लाश कहाँ है। तो इसके जवाब में उस महिला ने जो बात बताई पुलिस को, वो कहानी रोंगटे खड़े करने वाली है। महिला ने यह बताया कि जयनाथन की हत्या करने के बाद उसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर उसकी लाश के कई टुकड़े किए और उन टुकड़ों को पुदुकोट्टाई से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर चेन्नई के पास एक जगह है कोवालम, वहां पर ले जाकर दफना दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जयनाथन की जो डेड बॉडी है उसे एक बार में नहीं बल्कि अलग अलग 2 किश्तों में ट्रांसपोर्ट करके ये लोग पुदुकोट्टाई से कोवालम लेकर गए और फिर कोवालम में ले जाकर उसकी लाश को रेतीली ज़मीन पर एक सुनसान जगह पर दफना दिया। पहली बार जब वो डेड बॉडी का कुछ हिस्सा लेकर गए तब उन्होंने उसे एक बोरी में पैक किया था और एक नॉर्मल कम्यूटर की तरह या नॉर्मल पैसेंजर की तरह बस में उन्होंने लाश के टुकड़े लेकर सफ़र शुरू किया और पुदुकोट्टाई से कोवालम तक वो बॉडी के आधे हिस्से को लेकर गए और कोवालम में ले जाकर उन्होंने वो लाश सुनसान जगह पर दफना दी। और वो तारीख थी कत्ल के ठीक दूसरे दिन, यानी 20 मार्च की तारीख। इसके बाद जिस्म का जो बाकी हिस्सा था कैसे उन्होंने प्रिजर्व किया, ऑब्वियसली पुलिस ये सब इन्वेस्टिगेट करके पता लगा रही थी और ये पता चला कि रेफ्रिजरेटर का और दूसरे आइस बॉक्स वगैरह का उन्होंने इंतज़ाम किया था और इस तरह से लाश के जो बाकी बचे हुए टुकड़े थे उसको तकरीबन 1 हफ्ते बाद 26 मार्च को उन्होंने फिर एक साथ पैक किया एक सूटकेस में और एक कैब बुक किया और कैब बुक करने के बाद उसी कैब में लाश के बाकी टुकड़े लेकर वो फिर से कोवालम पहुंचे 400 किलोमीटर दूर और वहां ले जाकर उन्होंने फिर से लाश उसी सुनसान जगह पर दफनाई। और इस काम में इस लड़की की मदद उसके 3 कातिल दोस्तों ने तो की ही, एक प्रिस्ट या जिसे हम पुजारी कहते हैं वो भी इस मामले में इन्वॉल्व रहा जिसने लाश निपटाने में कोवालम में इस महिला की मदद की। महिला ने जब अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसकी निशानदेही पर कोवालम से पुलिस ने लाश ज़मीन के नीचे से खोद कर बाहर निकाल ली तो एक तरह से इस पूरे मामले को पुलिस ने सॉल्व कर लिया और एक एक करके पुलिस ने इस मामले में जो बाकी के अक्यूज्ड थे 3 और जो किलर्स थे वो उन्हें भी गिरफ्तार किया और उनके साथ साथ उस एक पुजारी को भी गिरफ्तार किया जिसने लाश निपटाने में इस महिला की मदद की थी। अब पुलिस जो इस मामले की जांच कर रही थी, जो इनिशियली एक मिसिंग रिपोर्ट से इस मामले की जांच शुरू हुई थी, धीरे धीरे उस मामले की जांच एक मर्डर के इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट हुई और फाइनली पुलिस ने उस मर्डर केस को क्रैक कर लिया और क्रैक करने के बाद कातिल महिला
और उसके बाकी 4 साथियों को पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। इस पूरी कहानी में जो धोखा और कत्ल है वो तो खैर अपनी जगह पर है ही, लेकिन जिस तरह से कातिलों ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए 400 किलोमीटर का सफ़र तय किया और 2 टुकड़ों में लाश ले जाकर सुनसान जगह पर दफनाई, वो बात अपने आप में बहुत हैरान करने वाली है। हालांकि आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि लाश निपटाने के लिए उन्हें इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत थी। पुद्दुकोट्टई में जहाँ वो रहते हैं उसके आसपास भी किसी सुनसान जगह पर या जंगल में वो दफना सकते थे। सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनका कोई कंफर्ट जोन या कंफर्ट एरिया उस कोवलम में था, जो पुद्दुकोट्टई से ट्रैवल करके वो कोवलम चेन्नई के पास गए, जहाँ पर कोई लोकल हेल्प उनका ज़रूर था, लोकल सपोर्ट या लोकल कहते हैं ना कि लोकल हेल्प उनका था, कोई स्थानीय मददगार था जिन्होंने इनको कोई पर्टिकुलर जगह दिखाई थी और बताया था कि ये जगह सेफ़ है, तो ये वहाँ लाश दफनाई जा सकती है। और काफ़ी हद तक वो अपने इस मकसद में कामयाब भी हुए थे। वो तो मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल और लास्ट लोकेशन अगर एम जयनाथन की चेन्नई से दूर पुद्दुकोट्टई में नज़र नहीं आती तो शायद ये मामला इतनी आसानी से सुलझता भी नहीं। बहरहाल चेन्नई पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया, गुनहगार पकड़े गए, लेकिन इस कहानी को सुनकर वाकई हैरानी होती है। मुझे भी हुई, मुझे लगा कि आप लोगों से भी ये कहानी मुझे शेयर करनी चाहिए। अब जो पिछली कहानी मैंने आप सबको सुनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे एक कातिल के लिए स्ट्राइप वाली शर्ट पहनना यानी धारीदार शर्ट पहनना उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई और वो मर्डर करने के बाद कैसे उस शर्ट के सहारे पकड़ा गया, उस कहानी पर आप लोगों ने जो कमेंट किया है, तो आइए कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ और कुछ लोगों के नाम भी पढ़ता हूँ। अगर आप उस कहानी के बारे में और जानना चाहते हैं या उस कहानी को सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के ही चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में सुप्रतिम से सुनिए में जाकर आप उसको सर्च कर सकते हैं, आपको वो कहानी मिलेगी। और इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से अनडाउटेडली वो कहानी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी एक मर्डर मिस्ट्री है जिसमें किसी की जान गई है। मामूनी बोरगोहा ने कमेंट किया है और उन्होंने उस कहानी के बारे में ये लिखा है कि वो बहुत दुखद कहानी है और ख़ासकर लड़के लड़कियां जो नए उम्र की हैं वो जिस तरह से क्राइम में और मर्डर में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं वो अपने आप में बड़ी फिक्र की बात है। मेहताब इदरीसी जी ने भी अपनी राय लिखी है। उन्होंने लिखा है कि पुलिस को अच्छे कार्य के लिए दिल से सलाम, और उन्होंने ये भी लिखा है कि मुजरिम कितने भी शातिर क्यों ना हो ज़रूर पकड़े जाते हैं। उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया है, थैंक यू वेरी मच मेहताब भाई। रेखा भट्ट जी रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो ये कह रही हैं कि उन्हें इस तरह की कहानियाँ सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन ऑब्वियसली दुखी होने और इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए खुद को तैयार करने के सिवाय हमारे और आपके पास कोई बहुत ज़्यादा और चारा भी नहीं है। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अपराध को अवॉइड करने, उसको प्रिवेंट करने के जितने तौर तरीके या आइडियाज़ हो सकते हैं उसके बारे में हम लोगों को ज़रूर सोचना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं को कम किया जा सके। मीता भट्टाचार्य जी का भी कमेंट आया है, थैंक यू वेरी मच। वो मेरे होम टाउन से हैं, जमशेदपुर से हैं और मेरे अभिभावक की तरह हैं। रूमा फारूकी जी ने कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद रूमा जी, आप रेगुलर लिसनर हैं हमारी। और लव फ्रॉम महाराष्ट्र इन्होंने लिखा है, बिग फैन सुप्रतिम सर, योर नरेशन इज़ वेरी नाइस। तो खैर, लेकिन इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है तो इसीलिए मैं इनका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अगली बार जब आप कोई कमेंट लिखें तो ज़रूर नाम भी लिखें। कृष्णा नेहरा जी ने भी कमेंट किया है, पूरी क्राइम तक फैमिली में सबसे बेहतर हैं सुप्रतिम भाई, थैंक यू वेरी मच। इस तरह के कॉम्प्लीमेंट के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। प्रदीप भाम्बू जी, लिव इन रिलेशनशिप में अपराध में 99% लड़कियां मौत के घाट उतारी जाती हैं। बिल्कुल, ये चीज़ मैंने भी नोटिस किया है कि ज़्यादातर मामलों में लड़कियां जो है वो सब्जेक्टेड टू क्राइम हो जाती हैं, खासकर लिव इन टुगेदर के मामलों में। चंद्रिका कक्कड़ जी का कमेंट आया है, बहुत धन्यवाद, उन्होंने भी तारीफ़ किया है, हौसला अफजाई की है। मिस्टर उमेश भूइया ने भी कमेंट किया है, ये हमारे होम स्टेट झारखंड से हैं और उन्होंने झारखंड का जिक्र किया है। विजेंद्र सिंह जी का कमेंट आया है, दीदारुल बापू, ये नॉर्थ ईस्ट से हैं। बालकृष्ण जी का भी कमेंट आया है, कहानी सुनाने के लिए धन्यवाद भाई, उन्होंने लिखा है। प्रदीप भाम्बू जी का कमेंट रेगुलर आता है। माशूक आलम, मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब, देव मालाकार, उत्कर्ष, लव हॉलीवुड मूवीज़, इन्होंने अपनी राय रखी है और उन्होंने कहा है कि आज के समय में सीसीटीवी होना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल, हर जगह सीसीटीवी कैमरा, जो भी पब्लिक प्लेसेस हो, ट्रैफिक हो, रोड हो, वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह सीसीटीवी कैमरे होने से एक तो जो क्राइम होते हैं उनको डिटेक्ट करना संभव हो जाता है, और दूसरा ये कि जो प्रोबेबल क्रिमिनल होते हैं या पोटेंशियल क्रिमिनल होते हैं जो अपराध कर सकते हैं, वो सीसीटीवी कैमरा और इस तरह का विजिलेंस देखकर कई बार अपराध करने से खुद को रोक भी लेते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है, इसीलिए सीसीटीवी कैमरों का होना बहुत ज़रूरी है।
बिंदिया भट्ट भाटिया जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और उन्होंने उस घटना पर जो लास्ट स्टोरी मैंने सुनाई थी, दुख और हैरानी का इजहार किया है। शेख साहिल जी का कमेंट है, बहुत स्वागत आपका। योगेश काला जी, अशोक पटेल, परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से कमेंट करते हैं। इकराम आलम, सुशील जी का भी कमेंट भी आया है। विवेक बिट्टू जी का कमेंट है। सुप्रिया पाटिल, कॉमेडी वीडियो, सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और रोज़ आपकी कहानी सुनता हूँ, इन्होंने लिखा है, थैंक यू वेरी मच। दुलाल रात्रे, इन्होंने भी अपनी बात रखी है, बहुत धन्यवाद आपका। अज़रा अकरम जी का कमेंट रेगुलर आता है और बहुत दुआएं करती हैं मेरे लिए, मैं शुक्रगुजार हूं आपका, बहुत धन्यवाद आपका। मरियम मोहम्मद जी, पुलिस के लिए उन्होंने थम्स अप किया है। और साथ ही लवली शर्मा जी ने भी कमेंट किया है। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, लेकिन जैसा कि मैं हर बार हर रोज़ कहता हूं, सारे लोगों का कमेंट और नाम एक दिन में पढ़ना संभव नहीं होता है, तो मैं रैंडमली कमेंट्स और नाम पढ़ता हूं ताकि कोई पिक एंड चूज़ वाली बात भी न रहे। तो आज के लिए इतना ही। आप सबसे गुजारिश है कि आज जो कहानी मैंने आप सबको सुनाई है, उसमें जो आपकी सोच है, आपकी राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मैं जब अगले रोज़ आपके सामने अपनी पेशकश या कहानी लेकर आऊँगा, तो आज जो कमेंट आप करेंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में उसका जिक्र ज़रूर करूँगा और कुछ लोगों के नाम भी पढ़ूंगा। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और इसी तरह मुझसे जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए, सपोर्ट अपना करते रहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ और शुक्रगुजार रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।